हाय एवरीवन, वेलकम टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर्स डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन विच आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें से आपको 6 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आना ही आना है। बस इसमें ये फंडा है कि इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी एक तो मेन हेडिंग्स नहीं है, ये याद रखो। जैसे कि आपने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर करा था, उनकी मेन हेडिंग क्या थी कि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ, आपको केस स्टडी में पूछेंगे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है या तो फंक्शनल होगा या डिविजनल होगा। उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल में भी क्या थी, हेडिंग थी ऑर्गेनाइजेशन की, कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो भी आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करें। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मेन हेडिंग नहीं है। यहाँ पे अगर केस स्टडी आएगी तो आपको क्या लिखा आएगा, कंसेप्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ, या तो अकेला मैनेजमेंट लिखा आएगा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, या फिर कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, या तो आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट लिखा आएगा या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट लिखा आएगा। तो अभी है क्या दोनों चीजें, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में ही हम अपनी अथॉरिटी को क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रांसफर कर रहे हैं। कि विच मीन्स अगर मैं सुपीरियर हूँ तो मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मैं अपनी अथॉरिटी को क्या कर सकती हूँ, नीचे बांट सकती हूँ। लेकिन दोनों में बांटने का तरीका क्या है, अलग अलग है। जैसे कि डेलीगेशन में वो क्या कह रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो रही है, यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो रही है। विच मीन्स जो सुपीरियर है वो अपनी अथॉरिटी को नीचे ही बांट रहा है। लेकिन कैसे बांट रहा है, यहाँ पे क्या होता है, टू द इमीडिएट सबऑर्डिनेट, टू द इमीडिएट सबऑर्डिनेट, या फिर ओनली वन लेवल, लिमिट्स तक। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, और डेलीगेशन इज ओनली फॉर द शेयरिंग पर्पस। व्हेन एन ओवरबर्डन्ड मैनेजर, उसके पास बहुत ज्यादा काम है, तो वो क्या करता है कि जो डेली वाला काम है ना, वो अपने एक नीचे सबऑर्डिनेट को दे देता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी अभी भी उसकी है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे हमारी क्लास टीचर के पास बहुत काम है, उसने कोऑर्डिनेटर ने उस क्लास टीचर को बहुत काम दे रखा है। तो एक लिस्ट बनानी थी, उसने क्या करा, एक अच्छे से बच्चे को बुलाया कि इधर आओ, ये लिस्ट बना दे मेरे बिहाफ पे। काम किसका था, टीचर का था। वो ओवरबर्डन थी, तो उसने क्या करा, उसने अपना एक काम अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को बांट दिया। उसने ये तो नहीं कहा पूरी क्लास को दे दो, नहीं, ओनली वन लेवल तक, ओनली वन लेवल तक उसने बांटा है। तो वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे से उस लिस्ट बनाने में कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोऑर्डिनेटर को जवाब कौन देगा, ऑफकोर्स टीचर देगी। क्यों? बिकॉज डेलीगेशन में हम अपनी अथॉरिटी तो दे देते हैं इमीडिएट सबऑर्डिनेट को, लेकिन डज नॉट मीन एब्डिगेशन, विच मीन्स नॉट अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा मैनेजर है वो अब जवाबदार नहीं है। द मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबिलिटी एट द सेम लेवल जैसे वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने से पहले था। ठीक है, डेलीगेट का मतलब होता है अथॉरिटी को नीचे ट्रांसफर करना। तो डेलीगेट वर्ड दोनों में वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से समझ के करना है कि ये डेलीगेशन की बात करें या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें। यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ। डेलीगेशन का अगेन हम सिर्फ इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही बांट रहे हैं, मतलब सिर्फ एक लेवल तक। अभी भी हमारी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास ही है। उसको हमने इसलिए दिया क्योंकि मैंने अपना काम शेयर करा, शेयरिंग पर्पस के लिए, कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम था, मेरे लिए तो ये काम कर दे। वो मेरे लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा। डेट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन के आगे हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। उससे पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में देखो क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द मेनी लेवल्स। यहाँ पे क्या है कि अगर एक सुपीरियर है, उसने अपने सारे लेवल्स तक अपना सारा काम क्या कर दिया है, बांट दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया है। विच मीन्स वो कहता है कि खुद देखो कैसे करना है। दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग। ये इसलिए करा जाता है ताकि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉय और ज्यादा सीखे, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज थोड़ी सी इंप्रूव हो। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में जो सुपीरियर है वो उसने अपनी जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर लोएस्ट लेवल तक बांट दी। कीवर्ड क्या आपके पास, लोएस्ट लेवल तक, शेयर विद द लोअर लेवल
पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड, बिल्कुल नीचे तक अपनी चेन ऑफ कमांड खींच दी है। डिवाइडेड अमंग द हायरार्किकल लेवल्स, हर एक हायरार्किकल लेवल तक उसकी अथॉरिटी बट गई है। डिसीजन टेकन बाय द लोअर लेवल इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, जो लोअर लेवल डिसीजन लेगा वो ही माना जाएगा। सिलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। सिलेक्टिवली डिस्पर्स का मतलब होता है पूरी की पूरी अथॉरिटी बांट दी, डिस्पर्स कर दी है, फ्री ऑफ कर दी है। अकाउंटेबिलिटी इज अ मेजर चैलेंज, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी अभी भी किसके पास थी? सुपीरियर के पास। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ही दिक्कत है, क्योंकि उसने क्या करा, वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा कोई डिसीजन नहीं होगा, सारे के सारे डिसीजन आप खुद लोगे। मतलब जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, चाहे वो लोअर टू लोअर लेवल है, हर लेवल का जो बंदा है वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। तो अगर कोई गलती हो गई बाय चांस, तो जवाब कौन देगा? वो कहेगा कि ये तो मैंने करा ही नहीं, तो उसने करा था, ये मैंने नहीं करा, उसने करा था। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है? दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो एक और बात, हमारे डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। वन इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब अगेन क्या होता है? पावर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अपने स्टूडेंट को कोई काम दे सकती हूँ, ठीक है, वो मेरी अथॉरिटी है। मैंने उसको बोला कि कल जब तू क्लास में आएगा तो नोट्स सबकी पूरी क्लास के लिए कॉपी करवा के लेके आइयो मेरे बिहाफ पे। काम मेरा था, मैंने कॉपी करवाने थे नोट्स, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने एक अच्छे बच्चे को पकड़ा, वो मेरी अथॉरिटी थी, मेरे पास पावर थी कि मैं उसको काम दे सकती हूँ। अब सामने से वो क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, विच मीन्स ऑब्लिगेशन। एज्यूम करेगा कि ओके मैम, आई विल डू इट फॉर यू, कि मैं कल ले आऊँगा सबके लिए नोट्स, ठीक है। अब क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। अब जब हमने उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली तो वो अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं जा सकता, वो इम्पोज हो गई। अब लेकिन अगर वो नहीं लेके आया तो फिर भी गलती किसकी मानी जाएगी? मेरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो काम नोट्स देने का मेरा था, अकाउंटेबिलिटी मेरी थी, मैंने उसको आगे शेयर कर रखा था। ठीक है, तो हमारी अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? डाउनवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है? अपवर्ड। और अकाउंटेबिलिटी भी कैसे फ्लो करती है? अपवर्ड। एक बार अगर अथॉरिटी डेलीगेट हो गई, विच मीन्स ट्रांसफर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम हो गई, उसने बोल दिया यस, तो अकाउंटेबिलिटी से वो पीछे नहीं जा सकता, वो इम्पोज हो गया कि उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या अथॉरिटी रीडेलीगेट हो सकती है? यस। अगर हमें लग रहा है कि इसने अच्छा नहीं काम करा तो उससे देके मैं उससे वापस काम लेके मैं किसी और को भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ क्या थे? कीवर्ड्स थे। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ए पार्ट में पूछेंगे आपको कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपको डेलीगेशन बताना है या डिसेंट्रलाइजेशन, वो आप कैसे बताओगे? इन्हीं कीवर्ड्स। और मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि अगर आपके सितंबर एग्जाम्स में ये आ रहा है चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजिंग, तो ये क्वेश्चन आएगा। और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं में से वर्ड्स आएंगे आपकी केस स्टडी में, इसके बाहर कोई वर्ड नहीं आएगा। तो ये वर्ड्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में वो आपसे या तो डेलीगेशन होगा वो, तो उसके आपको वो एलिमेंट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इसके एलिमेंट्स बताओ। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास? वो आपसे इंपॉर्टेंस पूछेंगे कि इंपॉर्टेंस बता दो वो कंसेप्ट की। अब या तो वो एनी इंपॉर्टेंस पूछेंगे या फिर जो केस में बताइए वो बताओ, वो एक्सप्लेन करो। ठीक है, अगर तो एनी आपको पूछेंगे तो आप दोनों की मिक्स करके लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों की तुम लिख सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया कि आपको यही मतलब डेलीगेशन की जो केस स्टडी ऊपर केस में है इंपॉर्टेंस वही बतानी है, तो आपको वही वाली बतानी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में आपकी है। या फिर एक और ऑप्शन, एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिस ऊपर केस स्टडी में ये दोनों होंगे, डेलीगेशन भी होगा, डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा, और नीचे पूछेंगे आपसे आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स, एस लगा होगा, कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। और बी पार्ट में पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन एनी 3 या फिर 4 बेसिस। तो ये तो डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन तो आनी ही आनी है। अब बी पार्ट में देखो या तो इंपॉर्टेंस आ जाएगी या फिर डिफरेंस आ जाएगा, वो हम दोनों आगे हम क्लियर करते हैं। मीनिंग क्लियर है दोनों का। उसके बाद हमारे पास आती है इन दोनों की इंपॉर्टेंस। डेलीगेशन की पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि डेलीगेशन हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है। कैसे? जो मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, रूटीन वाला काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं और इंपॉर्टेंट काम अपने पास रखते हैं, जिससे हमारी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी वर्क करती है, उनके ऑपरेशन जो है वो स्मूथ रहते हैं।
सेकेंड, एम्प्लॉय की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, वो अपने स्किल्स को इनहांस कर सकता है, अपने करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को इनहांस कर सकता है और अपनी कैपेबिलिटीज को पूरे पोटेंशियल के साथ शोकेस कर सकता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उनको काम करने का मौका देंगे। अगर हम उनको मौका दे रहे तो उनको स्किल्स को शो करने का मौका मिल रहा है अपना, तो उनकी डेवलपमेंट होगी। मोटिवेशन, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, इंकरेजमेंट फील करेंगे कि हाँ भी हमें इन्वॉल्व करा जा रहा है, हमें काम दिया जा रहा है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ तो मैंने आपको बोला था कि हर इंपॉर्टेंस में घुसेगा ही घुसेगा, जैसे इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है। तो इसमें आप दोनों में कॉमन लिख सकते हो कि अगर आप अपना काम डिवाइड करके चलोगे, शेयर करके चलोगे या फिर लोअर लेवल को इन्वॉल्व करके चलोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड के लिए हेल्पफुल होगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ की टूवर्ड्स काम करेगी। बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेलीगेशन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। एक है हमारे पास अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी से हमें क्या पता लग रहा है, किसके पास पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें ये पता लग रहा है किसके पास ऑब्लिगेशन है, और अकाउंटेबिलिटी से हमें ये पता लग रहा है कौन किसके पास जवाबदार है, किसने आंसर देना, आंसरेबिलिटी। तो कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी रहेगी। ठीक है। लास्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन की मदद से हमें पता लगता है कि ये इसका सुपीरियर है और इसके नीचे ये बंदा है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, क्लैरिफाई होती हैं कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है। तो मैनेजमेंट हायरार्की क्या होता है, अच्छी बनती है। तो डेलीगेशन मतलब कि डेलीगेशन अगर है, तो अगर डेलीगेशन का मतलब क्या है कि अथॉरिटी देना, अथॉरिटी कौन देगा, सुपीरियर देगा। किसको देगा, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को देगा। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, हायरार्की पता लग जाएगी कि ये ए ऊपर है, बी इसके नीचे। तो हायरार्की बनाने का एक बेसिस प्रोवाइड किया जाता है डेलीगेशन। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की मोटिवेशन होगी, ग्रोथ, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, कोई ओवरलैपिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, और मैनेजमेंट की हायरार्की को क्रिएट करने के लिए हमें डेलीगेशन चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे क्या था, हर एक को बांट रहे हैं, पूरे के पूरे लेवल में बांट दिया। तो इसमें क्या होगा, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, उनके अंदर इनिशिएटिव आएगा। क्यों, क्योंकि उनको फुल फ्रीडम मिल रही है अपने डिसीजंस को लेने का। तो उनके अंदर एक इनिशिएटिव पैदा होगा, सेल्फ एस्टीम पैदा होगा कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, अगर हम आज उनको अपने हाल पे छोड़ेंगे तभी वो कल एक अच्छे मैनेजर की पोस्ट पे जा पाएंगे, अच्छी ग्रो कर पाएंगे, अपना अच्छी प्रमोट कर पाएंगे अपने आप को। तो अगर हम आज उनको प्रॉपर चांस देंगे टू प्रूव देयर स्किल्स, तो उनको फ्यूचर एबिलिटीज में भी क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बोला कि टॉप ने क्या करा है, सबको काम बांट दिया लोअर को। तो क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे है, कैसे, क्योंकि जो लोअर लेवल वाले हैं उनको कोई भी अप्रूवल नहीं लेना कर रहा, अप्रूवल नहीं ले रहे वो किससे, टॉप से। और जो डिसीजन है वो नियरेस्ट टू पॉइंट ऑफ एक्शन लिया जाएगा, मतलब जहां पे जरूरत है वहीं पे लिया जाएगा। ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं चलेगा कि अगर मान लो एक लोअर लेवल पे दिक्कत आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन करी हुई है, मतलब उनके पास पूरी फ्रीडम है कि वो खुद कर सकते हैं, तो उनको पहले तो पूछना नहीं पड़ेगा टॉप से हम क्या करें, और जहां पे दिक्कत है वहीं पे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बार बार हमें एक एक चीज को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने मैनेजर्स हैं तो हम खुद ही डिसीजन लेते हैं। तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट जाता है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि वो मोस्ट प्रायोरिटी एरियाज पे क्या दे पाता है, पूरा कंसंट्रेशन कर पाता है। ठीक है। ग्रोथ सेम है, इसमें भी था, इसमें भी ये ग्रोथ। और बेटर कंट्रोल, जैसे हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करा, यहाँ पे कंट्रोल आ गया। कंट्रोल कैसे आ गया, हमने अपनी हर एक की अकाउंटेबिलिटी किसको दी हुई है, हर एक को। जैसे कि हमने लोअर लेवल को बांट दिया, हमने बोला कि तुमने ही काम करना है, तुम ही देखो, सब कुछ तुम करोगे। तो कंट्रोल करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, इवेल्युएशन हमारी ईजी हो जाएगी, किसने कैसा परफॉर्म करा है, किसने कैसा परफॉर्म करा। तो परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन ईजी हो जाएगी, या फिर कोऑर्डिनेशन हमारी अच्छी रहेगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इकट्ठे चलते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, दो डिफरेंसेस, एक है आपके पास डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, और एक है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है। सबसे पहले डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन देखो। नेचर, ये क्या है, कंपल्सरी, क्योंकि एक इंडिविजुअल मैनेजर अकेला सारा काम नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, शेयर करना ही पड़ेगा। कोई भी मैनेजर हो, कोई आपका स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई स्कूल का कोऑर्डिनेटर है, उनको कुछ ना कुछ आगे काम बांटना ही पड़ता है, तो ये कंपल्सरी है।
डिसेंट्रलाइजेशन आपका ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेलीगेशन में किसका ज्यादा कंट्रोल रहता है? सुपीरियर का। मैंने अपना काम बांटा है अपने बिहाफ पे, वो काम मेरा था, वो मैंने सिर्फ इसलिए बांटा है क्योंकि मेरे से सारा काम नहीं हो रहा था, तो मेरा पूरा कंट्रोल है, तो फ्रीडम कम है, जैसा मैं उसको बोलूंगी वो वैसा ही करेगा काम। डिसेंट्रलाइजेशन में सुपीरियर का कंट्रोल क्या है? कम है, और ज्यादा क्या है? फ्रीडम है। स्टेटस, ये क्यों करा जाता है? अपने टास्क को क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए। और इसका स्टेटस क्या है कि एक रिजल्ट है किसका? पॉलिसी डिसीजन बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बनाना है? डिसेंट्रलाइज बनाना है। जैसे आपने एक प्रिंसिपल भी करा था चैप्टर नंबर 2 में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें भी क्या था कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी पावर अपने पास रखना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सब कुछ बांट देना। तो वो कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल। स्कोप इसका नैरो है क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है? काम को शेयर करने के लिए, और एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट के बीच में, विच मींस मैं और मेरा इमीडिएट सबॉर्डिनेट, सिर्फ 2 बंदों के बीच में। वाइड है क्योंकि ये मेनी लेवल्स के बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो बड़ा कंसेप्ट है। पर्पस क्यों करा जाता है? मैनेजर के बर्डन को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। ये क्यों करा जाता है? ताकि सबॉर्डिनेट्स की डेवलपमेंट हो सके, सबॉर्डिनेट्स का रोल क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आता है तुम्हारे पास अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग, अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? कमांड देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? ऑब्लिगेशन। एंड अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है? आंसरेबिलिटी, जवाबदारी। ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है? अथॉरिटी कैसे स्टार्ट होएगी? अगर मेरे पास पावर है तभी मैं किसी को अथॉरिटी दे सकती हूँ, तो अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। पोजीशन अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी है कि मैं ऑर्डर दे सकती हूँ, तो तभी मैं अथॉरिटी दूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ओरिजिन होती है? अराइजेस फ्रॉम द अथॉरिटी। जो मैंने अथॉरिटी डेलीगेट करी है, अगर मैं उसको काम ही ना दूं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एज्यूम करेगा? अगर मैंने उसको कोई काम दिया कि कल मेरे लिए नोट्स लेके आना, पूरी क्लास के लिए नोट्स लेके आना मेरे बिहाफ पे, तो वो आगे से मुझे बोलेगा ओके मैं ले आऊंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से राइज हो रही है? अथॉरिटी डेलीगेटेड से। और अकाउंटेबिलिटी कैसे राइज हो रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई तो कल को आगे वो मेरे को जवाब भी देगा कि मैम मैं नहीं लेके आ पाया या फिर ले आया, तो वो कहाँ से राइज होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो अथॉरिटी पावर से, पोजीशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फ्लो, ये तो मैंने बताया अथॉरिटी कैसे फ्लो करता है, डाउनवर्ड, और ये दोनों अपवर्ड। असर्शन, रीजनिंग, क्वेश्चन। डेलीगेशन, क्या अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं? डेलीगेट मैंने भी बताया कि डेलीगेट वर्ड कहाँ पे यूज होता है? अथॉरिटी को ट्रांसफर करने में। तो अगर डेलीगेट वर्ड केस स्टडी में आ रहा है तो ये मत सोचना है कि डेलीगेशन नहीं होगा, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है। डेलीगेट का सिंपल मीनिंग है कि आप अपनी अथॉरिटी को नीचे ट्रांसफर कर रहे हो। क्या अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कैन बी डेलीगेटेड, मैं अपने नीचे वाले को ऑर्डर दे सकती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या? मेरा काम था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेटर है, मैं क्लास टीचर हूँ, कोऑर्डिनेटर ने काम किसको दिया था? मेरे को दिया था, ठीक है। मैंने आगे अपनी, मेरे पास पोजीशन थी तो मैंने एक स्टूडेंट को काम दे दिया। क्या मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, बट लेकिन कुछ हद तक, कांट बी एंटायरली डेलीगेटेड, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। कोऑर्डिनेटर ने काम मेरे को दिया। क्या अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट कर सकती हूँ? नो, नॉट एट ऑल। जवाब मेरे को ही देना पड़ेगा जाके कोऑर्डिनेटर को। अगर वो लिस्ट खराब बन गई, कुछ भी हो गया, वो काम खराब हुआ, तो जवाब मेरा ही है, ना कि वो स्टूडेंट का जवाब है, तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स। तो दिस इज फॉर द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। क्या क्या करा हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में? ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग करा, प्रोसेस करा, 2 तरह के हमने स्ट्रक्चर करे, फंक्शनल, डिविजनल, ठीक है। मेरिट्स, डिमेरिट्स करी इनकी 2-2, और इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद हमने 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करा, विच इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इन दोनों को भी 2-2 मेरिट्स, डिमेरिट्स करे, और इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद हमने 2 कंसेप्ट्स करे जो हमने आज करा, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों की इंपॉर्टेंस करी और इनका डिफरेंस करो, और एक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस करो। तो टोटल 4 डिफरेंसेस है हमारे इस चैप्टर में। स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के स्ट्रक्चर, 2 तरह के कंसेप्ट, और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। दिस इज द होल चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
तो दैट्स इट फॉर द ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूला करो, लाइक करा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो और सब्सक्राइब भी करा करो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।